स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी जेनेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस देखी थी। इसके अलावा अपन ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक संकर संकरण के अंदर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और द्विसंकर संकरण के अंदर दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। एक संकर संकरण का अपन ने जीनो और फिनो निकाला था F2PD का, उसका फिनोटाइप था 3:1 और जीनोटाइप था 1:2:1। इसी प्रकार से अपन ने बात की थी द्विसंकर संकरण की, तो उसका फिनोटाइप था 9:3:3:1 और जीनोटाइप की अपन ने बात की थी 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1। इस तरीके से अपन को टोटल 16 पौधे मिले थे। इस तरीके से अपन ने बात की थी। अपन बात कर रहे थे युग्मक निर्माण। वैसे युग्मक निर्माण की प्रक्रिया सभी जीवों के अंदर होती है। जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया, तो जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं उनके अंदर, एक लिंगी प्राणी होते हैं उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का। और गैमेट्स का वापस फ्यूजन होने से एक 2n जाइगोट की संरचना का निर्माण होता है और वो जाइगोट आगे चल के फिर एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। अपन प्लांट्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, और एनिमल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में। लेकिन यहाँ जेनेटिक्स के अंदर भी अपन बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण, उनसे थोड़ा हटके हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो भी कोई प्राणी होता है, प्राणी जीव, उसका जो बॉडी होता है, शरीर, वो सामान्यतः 2n होता है। यानी उसके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n अवस्था में होते हैं। 2n अवस्था में होने के कारण जब युग्मकों का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और ये आधी गुणसूत्रों की संख्या और आधी माता से और आधी पिता से मिलकर वापस एक 2n स्ट्रक्चर बनती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। इससे फिर वापस जीव का निर्माण होता है। तो ये ज़रूरी है कि युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो 2n और 2n वापस 4n हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। अब एक रेयर केस में कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी जो जीव अगुणित होते हैं, n टाइप के होते हैं, जो n टाइप के जीव होते हैं उनमें युग्मकों का निर्माण होगा तो फिर गुणसूत्रों की संख्या n/2 होगी, जो कि होती नहीं है। गुणसूत्र हमेशा या तो n या 2n, 3n, 4n एक पूर्ण संख्या के गुणा के रूप में पाए जाते हैं। कभी भी गुणसूत्र 1/2 नहीं हो सकते। तो उनमें क्या होता है, उनमें युग्मक निर्माण के दौरान समसूत्री विभाजन ही होगा। फिर आप कहेंगे कि उनमें अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, तो n और n मिलके वापस जाइगोट जब 2n होता है तो इनका जो पीडी के अंदर गुणसूत्र थे वो अगुणित थे, यहाँ द्विगुणित हो गए, यहाँ फिर वापस अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर से n प्रकार के जो जीव है वो बनना प्रारंभ होते हैं। इस तरीके से ये कुछ बातें की अपन ने। आज अपन देखेंगे जेनेटिक्स में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, A, B और C और स्मॉल c, कैपिटल, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है कि कैपिटल रूप होता है उसका प्रभावी रूप और स्मॉल जो होता है वो होता है अप्रभावी रूप। अब अपने एक सूत्र के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, कितने युग्मक बनेंगे, उसकी संख्या निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला लगाया था 2 की पावर n, जहां n था कितने लक्षणों में भिन्न है, कितने लक्षणों में भिन्न है, यानी कौन सा संकरण है, एक संकर संकरण है, द्विसंकर संकरण है, त्रिसंकर संकरण है या चतुर्संकर संकरण है। उसके आधार पर अपन इसको देखेंगे। सबसे पहले अपन 2 को लेके युग्मकों का निर्माण करते हैं। 2 जीन लेते हैं अपन, एक कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी।
सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो 2 की पावर n, 2 लक्षणों में भिन्न है, 1 और 2, यानी a और b 2 जीन है, और 2 की पावर 2 मतलब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आप क्या करें, जो पहला जोड़ा है उसको दूर दूर लिखें, a और a, उसके बाद में इसको इस तरीके से विभाजित करें और इसके सामने b, ये शेष जो राशियाँ बच गई, शेष जो युग्मक बच गए उनको लिखें आप b और b। तो देखिए दोस्तों, पहला युग्मक बना कैपिटल A और कैपिटल B, दूसरा युग्मक बना कैपिटल A और स्मॉल b, तीसरा युग्मक बना स्मॉल a और कैपिटल B, चौथा युग्मक बना स्मॉल a और स्मॉल b। दोस्तों अभी बताया है 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, और चारों युग्मक कौन कौन से प्रकार के बन सकते हैं वो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। युग्मक बनाते समय या जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन ने पढ़ा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, तो उसमें स्टूडेंट्स रटने का प्रयास करते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से आप युग्मकों का निर्माण करें। अब बात करते हैं अपन त्रिसंकर संकरण की, कि त्रिसंकर संकरण के अंदर कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो अर्थसूत्री विभाजन होता है, यहाँ अगर गुणसूत्र या जीन 4 है तो यहाँ पर 2 ही बचेंगे, ये अर्थसूत्री विभाजन की वजह से होता है। यहाँ 6 जीन है, 6 क्रोमोसोम है, तो कितने बचेंगे, 3। अगर 2 होते हैं कैपिटल T और स्मॉल t, तो जो युग्मकों का निर्माण होता तो उसमें कैपिटल T और स्मॉल t, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2। इधर जो युग्मक बनेंगे उनमें जीन जो होंगे वो कितने दे होंगे, 3 जीन होंगे। कारण सीधा सा है कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ अपन देखते हैं कि A, B, कैपिटल C और स्मॉल c, इनमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तरीका वही है अपना, आप बनाइए, प्रयास कीजिए, देखे बन जाए तो बहुत अच्छा है। युग्मकों की संख्या जो होगी वो होगी 2 की पावर 3, मतलब 8 युग्मक बनेंगे। कितने युग्मक बनेंगे, 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखते हैं कौन कौन से होंगे। वही तरीका, सबसे पहले लिखे आप A और A, उसके बाद में लिखे आप B और स्मॉल b, कैपिटल B और स्मॉल b। यहाँ भी आपको यही चीज़ लिखनी है, कैपिटल B और स्मॉल b। इधर लिखेंगे फिर अपन वही चीज़, कैपिटल C और स्मॉल c। इधर भी फिर वही चीज़ लिखेंगे, कैपिटल C और स्मॉल c। यहाँ भी अपन लिखेंगे कैपिटल C और स्मॉल c, और यहाँ भी लिखेंगे अपन कैपिटल C और स्मॉल c। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर गुणसूत्रों की या जीन 2 है 6 है, तो यहाँ गैमेट्स के अंदर कितने होंगे, आधे कर लीजिए, जस्ट 3 होंगे। देखिए पहला युग्मक अपने सूत्र से याद कर लिया, कितने प्रकार के बनेंगे, 8 प्रकार के बनेंगे। पहला जो अपना युग्मक होगा वो होगा कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। दूसरा युग्मक कैपिटल A, कैपिटल B, और यहाँ दोस्तों कैपिटल C नहीं आएगा, यहाँ स्मॉल c आएगा, ये रहा। तो 2 युग्मक अपने पास बन गए। तीसरे युग्मक की अपन बात करते हैं, तो कैपिटल A, स्मॉल b और कैपिटल C। इसी तरह से अपन बात करते हैं इसकी, तो कैपिटल A, स्मॉल b और स्मॉल c। ये इस तरीके से 4 युग्मक यहाँ तैयार हो गए। 4 अभी अपन यहाँ और बनाते हैं। कुल मिला के कितने युग्मक बनाने हैं, 8 प्रकार के। यहाँ जो युग्मक बनेगा वो बनेगा स्मॉल a, कैपिटल B और कैपिटल C, पहला युग्मक। दूसरा स्मॉल a, कैपिटल B और स्मॉल c। तीसरा स्मॉल a, स्मॉल b और कैपिटल C, और ये जो लास्ट है वो बनेगा स्मॉल a b c। इस तरीके से दोस्तों 8 युग्मक अपन आराम से निकाल सकते हैं कौन कौन से बनेंगे।
जब पेरेंट्स का, जनक का जीनोटाइप ये है और आपसे कहा जाए कि इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कितने प्रकार के बनेंगे, 8 प्रकार के। फिर कौन सा नहीं बनेगा या कौन सा बन सकता है, इस तरीके का ऑप्शन कई बार आ जाता है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, नीट ICAR जेट के अंदर पूछा गया है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये 8 युग्मक मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप इनको ले और इनको अलग अलग लिखो। उसके बाद में इसको इस तरीके से विभाजित करके ये वाला लिखो, पहले ये और फिर ये, फिर आगे भी इसी तरीके से अपने को चलना है। तो पहला युग्मक बना अपना कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। दूसरा युग्मक बना कैपिटल A, कैपिटल B और स्मॉल c। तीसरा युग्मक बना कैपिटल A, स्मॉल b और कैपिटल C। चौथा युग्मक बना कैपिटल A, स्मॉल b और स्मॉल c। उसके बाद में पांचवा बना स्मॉल a, कैपिटल B और कैपिटल C। छठा बना स्मॉल a, कैपिटल B और स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b और कैपिटल C, और फिर स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी युग्मक एक जैसा नहीं है कि 2 बार रिपीट हो गया हो, सभी अलग अलग प्रकार के युग्मक है और इस तरीके से इनका निर्माण होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दिया जाएगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तरीका अगर समझ में आ गया तो आपका 1% ICAR और नीट के अंदर कन्फर्म मानिएगा आ ही जाता है। बाई चांस नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न हल करते हैं अपन, और उसके अंदर जो जनक का जीनोटाइप है वो है कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b और कैपिटल D, कैपिटल D। आपसे है प्रश्न, तुरंत बताइए कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। हल करिएगा और बताइएगा। अब देखिए, ट्राई कर लिया होगा आपने। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा था कि कितने लक्षणों में भिन्न है। अब यहाँ इस लक्षण के अंदर भिन्न है, इस लक्षण के अंदर भिन्न है, लेकिन इस लक्षण के अंदर भिन्न नहीं है, यह विषम युग्मजीन नहीं है। तो आपने सीधा सा यह लगाया होगा 2 की पावर n का मान रखा होगा आपने 3, क्योंकि आपको 3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन लक्षणों में तो भिन्न नहीं है, n का मतलब कितने लक्षणों में भिन्न है, इस तरीके से आपको देख के प्रश्न कॉल करना है। यहाँ 2 की पावर 2 ही रहेगी, और युग्मक जो है आपके वो कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के बनेंगे। अभी देखते हैं कैसे बनते हैं। वही कैपिटल A और स्मॉल a लिखना है आपको, उसके बाद में कैपिटल B और स्मॉल b, और इसके सामने भी कैपिटल B और स्मॉल b। लेकिन अब इसके सामने आप लिखेंगे कैपिटल C, ये कैपिटल D और कैपिटल D। फिर देखिए इसके सामने भी कैपिटल D और कैपिटल D, इधर भी लिखना है कैपिटल D और कैपिटल D, और इधर भी लिखना है कैपिटल D और कैपिटल D। 4 ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। 8 प्रकार के बना जरूर लेंगे अपन, लेकिन वो सेम हो जाएंगे। अभी इधर अपन ने युग्मक बना के देखे थे, एक भी युग्मक सेम नहीं था, सभी युग्मक अलग अलग थे। लेकिन यहाँ आप गौर से देखना, कुछ युग्मक अपने को सेम मिल जाएंगे। यहाँ बनेगा कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल D। फिर दूसरा भी देखिएगा, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल D, दोनों समान हो गए हैं, इस वजह से हुए हैं समान। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि कितने लक्षणों में भिन्न है। यहाँ 2 की पावर 3 नहीं लगेगी, 2 की पावर 2 ही लगेगी, क्योंकि D ये लक्षणों में भिन्न नहीं है। अब आगे देखिए आप, कैपिटल A, स्मॉल b और कैपिटल D। दूसरा युग्मक भी ऐसा ही बनेगा, A, B और D। यहाँ युग्मक तो 4 बन रहे हैं, लेकिन प्रकार के 2 ही प्रकार के बन रहे हैं, 1 प्रकार और 2 प्रकार। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, यानी 2 तो यहाँ से बन गए। अब यहाँ बनाइएगा A, B और D, सेम A, B और D दोनों सेम है। उसके बाद में देखिएगा A, B और D, और फिर A, B और D, ये दोनों सेम हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर 8 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के युग्मक ही बनेंगे, जिसकी वजह ये है कैपिटल D, कैपिटल D। अब आप जल्दी से
ये प्रश्न हल करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ए बी बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। इसका आंसर इसमें देना है कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, आप आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। हल्का सा मैं आपको हिंट देता हूँ, वही ए और ए, उसके बाद में बी और बी, फिर बी और बी। पहली चीज़ तो यहाँ पर युग्मक जो बनेंगे उनमें जो जीन्स की संख्या होगी, यहाँ पर 8 है, तो उनमें ध्यान रखना अपने जो युग्मक बनेंगे उनमें वर्ड्स कितने होने चाहिए, 4 वर्ड्स होंगे। ए बी का काम हो गया। नेक्स्ट कैपिटल सी स्मॉल सी, और उसके बाद में कैपिटल सी स्मॉल सी, और फिर कैपिटल और स्मॉल, फिर कैपिटल और स्मॉल। उसके बाद में इसके सामने भी आपको कैपिटल और स्मॉल करना है, तो एक युग्मक तो आपका ये रहा, देखिएगा ए, ये रहा ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में कैपिटल सी और उसके बाद में कैपिटल डी, एक बना। दूसरा भी आप लोग बना लेंगे, ए बी कैपिटल और ये स्मॉल आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको आंसर देना है कितने प्रकार के बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से जेनेटिक्स के अंदर कोई भी आपको युग्मक, कई बार प्रश्न आ जाता है, बहुत बड़ा लगता है अपने को कि ये तो होगा ही नहीं, उसमें दे देता है ए। दूसरा प्रश्न देखिए आप, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ए बी सी डी और ई। इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ए बी सी कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 और 6, 12 वर्ड है। प्रश्न को हल करिएगा, आंसर दीजिएगा कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे इसका और इसका। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम। अब तक अपन ने पढ़ा है जेनेटिक्स से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा जो युग्मक निर्माण की बात देखी अपन ने, जो कि एक कठिन मानते हैं इसको स्टूडेंट्स, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज़ है और जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से इसको हल करेंगे तो आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। अब अपन बात करते हैं मेंडलवाद, मेंडल के नियम। मेंडलवाद, मेंडल ने पिछली क्लास में अपन ने बात की थी, एक संकरण करवाया, एक संकरण करवाया। एक संकरण एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था और वो अपन ने करके देख भी लिया था कि लंबाई के लिए लंबापन और बौनापन उसने लिया था, उसका अध्ययन किया था। एक संकरण से जो भी उसको निष्कर्ष मिले एक्सपेरिमेंट से, उसके आधार पर उसने 2 नियम दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा जो था वो भी एक संकरण के निष्कर्ष पर आधारित था और वो था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम और इसी को कहा जाता है विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। और दोस्तों उसके बाद में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया, उसको कहते हैं द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस से जो भी निष्कर्ष निकले उसके आधार पर उसने अपना तीसरा नियम दिया था जिसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम थे जिनको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। आइए अपन एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि अपन ने पहला देखा था, पहला
नियम, प्रभाविता का नियम। उसके अंदर जनक लिए मेंडल ने, कैपिटल टी ये कैसा था, प्रभावी था। स्मॉल टी और स्मॉल टी ये कैसा था, अप्रभावी। अभी दोस्तों बताया गैमेटोजेनेसिस होगा तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी। इधर कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी और इधर भी क्या बनेगा, स्मॉल टी। ये गैमेट्स हैं, युग्मक। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तो युग्मक संलयन होगा, F1PD मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। दोस्तों जनकों में हाइब्रिडाइजेशन से जो पीडी मिलती है वो होती है F1PD। इस F1PD के अंदर स्वपरागण करवाने से फिर अपने को वापस जो पीडी मिलेगी वो मिलेगी F2PD। और F2PD का अपन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप अच्छी तरीके से याद कर लिया था। ये F2PD है, यहाँ पर बोनापन था, बोनापन, और यहाँ है लंबापन। बोनेपन और लंबेपन में जो लक्षण पहले प्रकट होता है, F1PD में अपना प्रभाव दिखाता है, उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो F1 में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। जैसे मेंडल ने कार्य किया था तो लंबेपन ने F1 के अंदर अपना प्रभाव दिखाया, सभी पौधे लंबे मिले, जबकि बोना पौधा F2PD के अंदर जाकर मिला। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। जो लक्षण प्रभावी होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण नहीं होता उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इसी तरह अपन ने देखा था बीज का आकार, F1 के अंदर सभी गोल मिलेंगे और F2 के अंदर एक जुर्रीदार मिलेगा। जुर्रीदार अप्रभावी है और गोल उस पर प्रभावी है। इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। अगर समझेंगे तो ये नियम भी बहुत आसान नियम है। किसी भी संतति के अंदर जो उसका आनुवंशिक संगठन होता है वो होता है उसके पेरेंट्स से, जनकों से। जनकों से इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संकर संतति या F1PD हमेशा हेटेरोजाइगस होती है, विषम युग्मजी होती है। कैसी होती है, विषम युग्मजी, क्योंकि उसके अंदर एक कारक प्रभावी का और एक कारक अप्रभावी का प्रेजेंट होता है। संकर संतति विषम युग्मजी होती है। जब संकर संतति विषम युग्मजी होती है, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक निर्माण होता है, तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन जब F2PD बनानी है तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, तो दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दोनों कारक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पृथक्करण। इतने दिन ये अशुद्ध था लेकिन अब शुद्ध है। ये पूर्ण रूप से लंबा है और ये पूर्ण रूप से बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। युग्मक क्या हो गए, शुद्ध हो गए। युग्मक एक दूसरे से विसंयोजित हो गए, कारक जीन एक दूसरे से विसंयोजित हो गए। इसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। जीवन भर F1PD के अंदर दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन न तो ये इसको खराब करता है और न ही ये इसको खराब करता है। इसलिए कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दोनों नियम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। प्रभाविता का नियम यही था, जो प्रभाव अपना F1 के अंदर दर्शा देता है वो प्रभावी, जो नहीं दर्शा पाता वो अप्रभावी। लंबापन प्रभावी, इसलिए F1 के अंदर सभी पौधे कैसे मिले, लंबे मिले। बोना पौधा मिला लेकिन F2PD में मिला क्योंकि अप्रभावी था। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया पृथक्करण का नियम। तो हम पिछले वीडियो में पहले बात कर चुके थे, संकर संतति विषम युग्मजी होती है। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में ऐसा होता ही है, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। युग्मक आनुवंशिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं, जीवन भर पास पास रहते हैं उस संकर संतति के अंदर, लेकिन फिर भी एक दूसरे को संक्रमित नहीं करते, बिल्कुल भी संदूषित नहीं करते। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका जो निष्कर्ष था, ये नियम जो मेंडल ने दिया वो दिया था द्विसंकर संकरण के आधार पर। मेंडल ने कहा था कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है
दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो दोनों लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम जैसे अपन ने देखा, गोल पीले और झुर्रीदार हरे ये अपने को पौधे मिले थे द्विसंकर संकरण के अंदर। इसमें कोई भी नया लक्षण प्रकट नहीं हुआ। पीला और पीले के साथ में हरा और गोल के साथ में झुर्रीदार, सबकी वंशागति पृथक पृथक रूप से हुई, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो दोनों लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये दोस्तों मेंडलवाद या मेंडल के जो लॉ थे वो हो गए। अब अपन बात करेंगे मेंडल के नियमों। गैस बंद कर दिया कितनी देर को। दोस्तों आज अपन ने बात की मेंडलवाद की। मेंडलवाद अपना कंप्लीट हुआ, 3 नियम पढ़े और अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे मेंडल के नियमों के अपवादों की। उसके अंदर जैसे अपूर्ण प्रभाविता है, सहप्रभाविता है, सहलग्नता है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे।